एंड वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल ISPCS पाथफाइंडर्स। आप सभी का हम लोग यूट्यूब चैनल ISPCS पाथफाइंडर्स में बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रतियोगिता दर्पण के शॉर्ट नोट्स को, जो कि मंथ मार्च का है, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। यह चाहे 70th BPSC हो या 71st BPSC। 70th से मेरा तात्पर्य है जो कि प्रीलिम्स दे चुके हैं, मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं, तो करंट अफेयर्स की उसमें भी काफ़ी नीड रहेगी। और जो 71st की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके साथ साथ ही अन्य एग्ज़ाम जैसे BSSC का या किसी का भी जो इसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। आइए स्टार्ट करते हैं। यह मार्च महीने का है। अगर लैंग्वेज की बात करूँ मैं तो ये बाइलिंगुअल रहने वाला है। इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम से मैं आपको बताऊंगा। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो @ISPCS पाथफाइंडर सर्च करेंगे, टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। और यूट्यूब पर यही ISPCS पाथफाइंडर्स नाम से चैनल है जिस पर आप ये देख रहे हैं। अगर नए हैं तो आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो ये मार्च महीने का प्रतियोगिता दर्पण के शॉर्ट नोट्स है। देखिए, मैं इसको बहुत ही छोटे में कंपाइल किया हूँ। पहले हम लोग को देखना है कि राष्ट्रीय घटनाक्रम क्या क्या घटा है। 76वें गणतंत्र दिवस, आपको पता है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्र को संबोधित किया गया। 26 नवंबर 2015 से ही प्रतिवर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। जनवरी 2025 में इसरो ने अपने सफल स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट से देश को गौरवान्वित किया है। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ये मेंस का चीज़ है। इसके बारे में पूरी तरह से समझने के लिए आप लोग सर्च कर सकते हैं स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को। भारत की जो स्थान है वो 4th है वैश्विक स्तर पे। ग्लोबल स्तर पर भारत की स्थान 4था है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के लिए। डी गुकेश 2024 में शतरंज में सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन बने हैं। ही इज़ वर्ल्ड चैंपियन सबसे कम उम्र के 2024 में। किसमें? शतरंज में। नाम याद रखिएगा, डी गुकेश। 76वें स्वतंत्र गणतंत्र दिवस का थीम क्या था? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। समारोह के मुख्य अतिथि कौन कौन थे? तो प्रबोवो सुबियांतो थे, जो कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट। परेड में इंडोनेशिया की 352वीं या 352 सदस्यीय मार्चिंग और बैंड की टुकड़ी भी शामिल हुई थी। इसमें 40 किलोमीटर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल प्रलय का प्रथम बार प्रदर्शन किया गया। तो यहाँ से आप ये भी याद रखिएगा, प्रलय क्या है? 40 किलोमीटर तक मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल है। भारत पर्व 26 से 31 जनवरी तक अलग अलग झांकियाँ और सांस्कृतिक प्रदर्शन हुए, स्टॉल भी लगाए गए थे। भारत पर्व का आयोजन लाल किले के सामने 2016 से ही होता आया है। इसकी थीम थी देखो अपना देश। गणतंत्र दिवस परेड 2025 के सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते और झांकियों को पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है? रक्षा मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। शीर्ष 3 झांकियों के बारे में अगर बात करें तो 2 कैटेगरी से जो है इसका निर्णय लिया गया था। एक तो निर्णायकों के आधार पर और दूसरा नागरिकों के पसंद के आधार पर। तो जो निर्णायक थे, अगर उनके निर्णय के आधार पर देखें तो यूपी के महाकुंभ 2025 की जो झांकी थी उसको प्रथम अवार्ड दिया गया। इसका थीम था स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। दूसरे नंबर पर त्रिपुरा का शाश्वत श्रद्धा, यानी त्रिपुरा में 14 देवी देवताओं की पूजा खर्ची पूजा का झांकी था, उसको द्वितीय स्थान मिला। और आंध्र प्रदेश एटिकोपक्का बोमल्लू, यानी पर्यावरण के अनुकूल लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए जो झांकी बनाई गई थी उसको तीसरा स्थान मिला। तो क्रम से याद रखेंगे, पहला स्थान यूपी महाकुंभ 2025, दूसरा स्थान त्रिपुरा शाश्वत श्रद्धा
और तीसरा स्थान आंध्र प्रदेश एटिकोपक्का बोमल्लू को मिला है, और ये निर्णायकों के निर्णय के आधार पर था। अगर केंद्रीय मंत्रालयों या विभागों की सर्वश्रेष्ठ झांकी की बात की जाए, जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय गौरव वर्ष विशेष पुरस्कार इनको दिया गया है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के कारण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को विशेष पुरस्कार दिया गया। जयति जय मम भारतम डांस ग्रुप जो है, इसको भी पुरस्कृत किया गया है। तो केंद्रीय मंत्रालय विभागों की सर्वश्रेष्ठ झांकी में जनजातीय कार्य मंत्रालय, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग और जयति जय मम भारतम डांस ग्रुप को पुरस्कार दिया गया। अगर नागरिकों की पसंद के आधार पर शीर्ष 3 झांकियों की बात की जाए, तो पहली जो थी वो गुजरात की थी, जिसमें का थीम था स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। उत्तर प्रदेश महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत, इसको सेकंड स्थान पर, और तीसरे स्थान पर उत्तराखंड साहसिक खेल और सांस्कृतिक विरासत को पुरस्कृत किया गया। केंद्रीय मंत्रालय या विभाग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के व्यापक योजनाओं के अंतर्गत पोषित महिलाओं और बच्चों की बहुमुखी यात्रा के लिए केंद्रीय मंत्रालय विभाग को भी पुरस्कृत किया गया। ये पुरस्कार की बात देख लिए। भारत का 18वां प्रवासी दिवस सम्मेलन 2025 8 से 10 जनवरी भुवनेश्वर में संपन्न हुआ। इसके पहले 17वां जो था वो इंदौर में संपन्न हुआ था। माफ़ कीजिए, मेरी आवाज़ थोड़ी ठीक नहीं है। 18वां प्रवासी दिवस सम्मेलन का इसका थीम था विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान। अगर इंग्लिश में कहें तो डायस्पोराज कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। इस वर्ष मुख्य अतिथि त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य की राष्ट्रपति क्रिस्टीना कार्ला कंगालू थी। ये वर्चुअल मीडियम से इसका अनावरण हुआ था। 24 देशों के 27 व्यक्ति सम्मानित किए गए थे। राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा गठित 17 नए जिलों में से 9 का गठन निरस्त कर दिया गया। जैसे पता है, अभी तो वहाँ पर भाजपा शासित क्षेत्र है वो। इसके पूर्व में गहलोत की सरकार थी और वहाँ 17 नए जिले बनाए गए थे, तो उसमें से 9 जिलों को जो है निरस्त कर दिया गया है, वो नहीं बनेंगे। वर्तमान में 41 जिले और 7 संभाग हैं। 3 संभाग को भी निरस्त कर दिया गया है। यहाँ के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है। स्वदेश निर्मित 2 अत्याधुनिक युद्धपोत सूरत और नीलगिरी तथा एक पनडुब्बी वागशीर एक साथ नौसेना में शामिल किए गए हैं। कब? 15 जनवरी 2025 को। अब देखिए, आईएनएस नीलगिरी क्या है, तो यह एक फ्रीगेट है। आईएनएस सूरत क्या है, यह एक डिस्ट्रॉयर है। और आईएनएस वागशीर अत्यधिक हथियारों वाली स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी है। इसको कमीशन किसके द्वारा किया गया है, तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। नाग MK2 स्वदेश विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। नाग MK2 स्वदेश विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। डीआरडीओ के द्वारा इसको विकसित किया गया है। यह तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक फायर एंड फॉरगॉट गाइडेड मिसाइल है, यानी कि इसको सिर्फ बटन से एक्टिवेट कर देना है और ये खुद ही जाकर अपने लक्ष्य को हिट कर जाएगी। इसको कहते हैं फायर एंड फॉरगेट। उत्कर्ष मल्टीपर्पज वेसल है, यानी बहुउद्देशीय पोत है। इसका जलावतरण किया गया है कहाँ? चेन्नई में। तो उत्कर्ष क्या है? मल्टीपर्पज वेसल है, यानी बहुउद्देशीय पोत है। बहुउद्देशीय पोत क्या होता है? यानी एक ऐसा जहाज जिसका कि उपयोग कई चीज़ों में किया जाए, और ये कहाँ? जल में रहता है। तो उत्कर्ष का चेन्नई में जलावतरण किया गया है, और किसकी उपस्थिति में किया गया है? रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और वाइस एडमिरल वी शिव कुमार की उपस्थिति में। डीआरडीओ के अध्यक्ष और डीआरडीओ के विकास विभाग के सचिव डॉक्टर समीर वी कामत को बनाया गया है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा
में है उसमें तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना का निर्णय लिया गया है। ये कोई उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है कि डीआरडीओ के अध्यक्ष और डीआरडीओ के विकास विभाग के सचिव डॉक्टर समीर वी कामत को बनाया गया है। इसरो के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर वी नारायणन। जेड मोर या जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया गया है। इसी का दूसरा नाम सोनमार्ग टनल भी है। श्रीनगर से कारगिल और कारगिल से लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर गांदरबल जिले में गगनवीर और सोनमर्ग के बीच जेड मोड़ पर यह निर्मित किया गया है। इसे सोनमर्ग सुरंग के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई 6.5 किलोमीटर है। देखिए, जो पीटी के लिहाज से इम्पोर्टेंट है उसको बिल्कुल फैक्चुअल तरीके से लिखा गया है, और जो मेंस के लिहाज से इम्पोर्टेंट है उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो डाल दी गई हैं। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा आप लोग को सेशन कैसा लग रहा है। लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारतीय सेना को प्राप्त होंगे 47 T-72 ब्रिज लेइंग टैंक। सार्वजनिक क्षेत्र की आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड नाम है इसका, याद रखिएगा। इसकी इकाई है हैवी व्हीकल फैक्ट्री। इसके साथ में रक्षा मंत्रालय का अनुबंध हुआ है। और T-72 जो ब्रिज लेइंग टैंक है इसको अब जो है सेना को दिया जाएगा। ये क्या है? तो ये एक ऐसा टैंक है जिसके ऊपर लोहे के बड़े बड़े पुल रहता है, लेकिन वो फोल्डेड रहता है। और जब अगर सेना को कहीं ज़रूरत हो किसी बड़े नदी के बीच में पुल बनाना हो तो इसी मशीन का यूज करके इस पुल को एक्सटेंड करके इस पर से काफ़ी सेना की टुकड़ी निकल सकती है। T-72 BLT टैंक यानी ब्रिज लेइंग टैंक अपने ऊपर विशालकाय लोहे के पुल को समेट के रखता है और आवश्यकता पड़ने पर झटपट पुल तैयार कर देता है। सेना में नए रोबोट डॉग्स को रखा गया है। इसका नाम म्यूल रखा गया है, MULE म्यूल। म्यूल का फुल फॉर्म क्या है? मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट। और ये किस सेना में शामिल किया गया है? तो थल सेना में। इस यूनिट को थल सेना में शामिल किया गया है। फिर से बता दूं, सेना में नए रोबोट डॉग शामिल किए गए हैं जिनका नाम म्यूल रखा गया है। म्यूल का फुल फॉर्म है मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट। और ये किस सेना को दिया गया है? थल सेना को। इंदौर और उदयपुर को आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन के तहत आर्द्रभूमि शहर के रूप में मान्यता दे दिया गया है। आर्द्रभूमि शहर को वेटलैंड सिटीज कहते हैं। किसको किसको? इंदौर को और उदयपुर को। तो विश्व में मान्यता प्राप्त वेटलैंड्स की शहरों की संख्या हो गई है 74। सबसे अधिक जानते हैं हम लोग चीन में है और सब फ्रांस में है। इसके बाद ये फर्स्ट है, इसके बाद है ये उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। इसको दोबारा रिपीट करता हूँ एक बार। विश्व में मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की संख्या 74 है और हाल ही में जो इसमें जोड़ा गया है इंदौर और उदयपुर को। स्वतंत्रता के बाद देश में इसे लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड। 27 जनवरी 2025 से लागू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो बीजेपी के हैं वही बनाए गए हैं, या वो हैं अभी यहाँ पर। गोवा में यूसीजी लागू है लेकिन वह पुर्तगाली शासनकाल से ही लागू है। हम लोग पता है 1961 में गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। सभी नागरिकों के लिए संवैधानिक और नागरिक अधिकार एक समान हो गए हैं। कहाँ पर? उत्तराखंड में। संविधान के अनुच्छेद 342 और 366 25 के तहत वर्णित अनुसूचित जनजातियों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। इसका ड्राफ्ट किसके अनुशंसा पर तैयार किया गया था? तो जस्टिस रंजना देसाई कमेटी। जस्टिस रंजना देसाई कमेटी की अनुशंसा पर यूसीसी का ड्राफ्ट उत्तराखंड में बनाया गया था। 27 जनवरी को उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता दिवस मनाया जाएगा। यानी प्रत्येक 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता दिवस के रूप में उस दिन को मनाया जाएगा। तो ये हमारे राष्ट्रीय घटनाक्रम थे, इसको हम लोगों ने देख लिया।
अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में चलते हैं। देखिए, इस वीडियो को देखने से आपको खुद ही लगेगा कि एक मंथ के करंट अफेयर्स को कितनी ही शॉर्ट तरीके से इसमें लिख दिया गया है और वो सारी चीज़ें आपने पढ़ ली है। इसके बाद इस पीडीएफ को भी ग्रुप में डाल दिया जाएगा कुछ समय बाद, तो इसको आप लोग वीडियो को ज़रूर देख लें और पूरा वीडियो देखें। अभी तक अगर लाइक नहीं किए हैं चैनल को तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को। डोनाल्ड जे ट्रम्प के बारे में बात करते हैं। ये अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं। किस पार्टी से? रिपब्लिकन पार्टी से जीते हैं। इनके समकक्ष कौन था? डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस। इनको इन्होंने बहुत भारी बहुमत से हरा दिया है और खुद निर्वाचित हो गए हैं। मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने उन्हें शपथ दिलाई है। उपराष्ट्रपति वहां के कौन है? जेडी वेंस। ग्रोवर क्लीवलैंड जो थे, ये 22वें राष्ट्रपति थे अमेरिका के, जो चुनाव हारे थे और 24वें राष्ट्रपति फिर बने थे। यानी 23rd नंबर पे कोई और था और फिर 24th बने। ये एकमात्र ऐसा राष्ट्रपति थे। लेकिन इसके बाद ट्रंप भी, जहाँ तक हम लोग जान रहे हैं, 45th पर थे। 45वें राष्ट्रपति ट्रंप थे। 46th का ही चुनाव हार गए थे और फिर 47th का ही चुनाव जीत गए और अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं। शपथ लेने के बाद इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कार्यकारी आदेश दिए। क्या क्या आदेश दिए? ये आदेश दिया कि अमेरिका जो है वो पेरिस समझौता से बाहर हो जाएगा और WHO की सदस्यता को अमेरिका छोड़ देगा। मेक्सिको के साथ लगी सीमा पर सैनिक की तैनाती होगी। पनामा नहर को अमेरिका वापस लेगा और जन्म के साथ अमेरिकी नागरिकता नहीं दी जाएगी। ड्रग तस्करी में संलिप्त विदेशी संगठित गिरोहों को आतंकी संगठन घोषित किया जाएगा। तो ये कार्यकारी आदेश दिए गए हैं। कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, कितना होगा, ये देखने की बात है। सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शनमुगरत्नम की भारत की यात्रा हुई। भारत सिंगापुर की राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह यात्रा थी। ठीक है। भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व महानिर्देशक तरुण दास को सिंगापुर भारत संबंधों में उनके अमूल्य योगदान के लिए सिंगापुर के मानद नागरिकता पुरस्कार से राष्ट्रपति शनमुगरत्नम ने सम्मानित किया। 1965 में भारत सिंगापुर की स्वतंत्रता को मान्यता देने वाले पहले कुछ देशों में एक था। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये है, तरुण दास को जो है सिंगापुर के मानद नागरिकता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये क्या थे? भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व महानिर्देशक थे। तो ये इम्पोर्टेंट था याद रखने का। 2025 में रहने के लिए विश्व के 50 सर्वश्रेष्ठ शहर में सेकेंड नंबर पर कौन है? देखिए, थाईलैंड का बैंकॉक। शीर्ष स्थान पाया है केप टाउन, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। देखिए, ये मतलब कि सुन करके बहुत अचंभित होगा कि दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन शहर जो है वह विश्व के 50 सर्वश्रेष्ठ शहर में नंबर शीर्ष स्थान पर है रहने के लिए। हमारा भारत का जो मुंबई शहर है एकमात्र शहर, ये 49वें स्थान पर है। ये किसके द्वारा डेटा दिया गया है? तो ब्रिटिश कंपनी है टाइम आउट, इसके द्वारा 44 मानदंड हैं। इन मानदंडों पे कौन कौन खरा उतर रहा है उसको देख करके ये डेटा दिया गया है। विभिन्न देशों के पासपोर्ट की वैश्विक रैंकिंग 2025 में भारतीय पासपोर्ट का स्थान 85वां हो गया है। ब्रिटेन स्थित हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा ये रैंकिंग हर साल दी जाती है। दूसरे स्थान पर जापान है, जबकि पहले स्थान पर सिंगापुर कायम है। याद रखिएगा, फर्स्ट स्थान सिंगापुर का है, दूसरे स्थान पर जापान है और भारत का स्थान 85th है पासपोर्ट में। सबसे कमज़ोर अफगानिस्तान है जो 106 रैंक पर है। पाकिस्तान जो है वो 103 नंबर पर है। यहाँ पर लोग जाते ही क्यों हैं पता नहीं। लेसेथो भारत के साथ ग्लोबल साउथ में भागीदार या साझेदार देश है। ग्लोबल साउथ के बारे में आप लोग जानते होंगे और जो मेंस की इस पर प्रिपरेशन कर रहे हैं वो निश्चित रूप से इसको तैयार कर लें। ग्लोबल साउथ से क्वेश्चन पूछा गया है।
इसके बारे में आप लोगों को एक छोटा सा बात बताता हूँ। जैसे अगर ये पृथ्वी है तो इसको अगर दो भागों में बांटा जाए, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो देखा जाता है कि नॉर्थ के जो देश हैं वो ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जबकि साउथ के जो देश हैं वो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग नेशन है। तो साउथ के वो सारे देश जो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग नेशन है उनको एक साथ मिलाकर ग्लोबल साउथ कहा जाता है। अब इसके बारे में ज़्यादा आप लोग पढ़ लीजिएगा और इस पर नोट्स जरूर तैयार कर लीजिएगा। लेसेथो जो है यह दक्षिण अफ्रीका का एक भू आबद्ध देश है। भू आबद्ध यानी होता है लैंड लॉक्ड, जो कि चारों तरफ से भूमि से घिरा हो। ठीक है, लेसेथो याद रखिएगा। भारत ने 1,000 टन अनाज की दूसरी खेप भेज दी है और यह मानवीय मदद के रूप में भेजा गया है। किसको? लेसेथो को। भारत बांग्लादेश के द्वारा एक दूसरे की जेल में बंद 185 मछुआरों की अदला बदली की गई है। इसमें 95 भारतीय मछुआरे थे और 90 बांग्लादेशी मछुआरे थे। अभी भारत और बांग्लादेश के बीच में ज़्यादा कुछ अच्छा चल नहीं रहा है। जब से वहाँ पर विद्रोह हुआ और वहाँ के जो प्रधानमंत्री शेख हसीना थी उनको हटाया गया, तो उसके बाद से बहुत तनावपूर्ण रिश्ते चल रहे हैं। उस बीच में ये खबर काफ़ी अच्छी है। चीन में नए वायरस HMPV का प्रकोप चिंताजनक नहीं है, ऐसा WHO ने कहा है। चिकित्सकों के अनुसार कोई टीका या दवा HMPV के विरुद्ध प्रभावी नहीं है, इसलिए लक्षण को प्रतिबंधित करने के लिए दवाएं जो है वो दी जाती हैं। छोटे बच्चे, वृद्ध, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग यानी जिनका इम्यून सिस्टम वीक है उससे मुख्यतः प्रभावित हो जाते हैं। यून सुक योल आपको पता है दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति थे। तो राष्ट्रपति पद पर रहते हुए ये गिरफ्तार किए जाने वाले दक्षिण कोरिया के पहले राष्ट्रपति हो गए हैं। क्यों गिरफ्तार किया गया? 3 दिसंबर 2024 को मार्शल लॉ की इन्होंने घोषणा कर दी और यह जो मार्शल लॉ था इसके विरोध में, इनकी घोषणा के विरोध में पूरी जनता जो दक्षिण कोरिया की थी वह सड़कों पर आ गई और इसी मामले में इसको विद्रोह मानते हुए इनके ऊपर महाभियोग प्रस्ताव चलाया गया। कनाडा में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का त्यागपत्र। नए प्रधानमंत्री का चुनाव 9 मार्च 25 को होगा। आम चुनाव अक्टूबर 2025 में होगा। आप लोग करंट में कितना जानकारी रखे हैं? इसके प्रधानमंत्री की घोषणा हो गई है कि कौन इसके प्रधानमंत्री बनेंगे। आप लोग कमेंट में ये बताइए इनका नाम क्या है। अमेरिका के लॉस एंजल्स के आसपास वनों में भीषण आग लग गई। आग से लाखों लोग प्रभावित हो गए हैं। $250 अरब से अधिक की क्षति का अनुमान है। नाविक तंत्र के लिए यानी कि नाविकों के लिए NVS-02 का श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण किया गया है। नाविक आप लोग पता होगा NAVIC। नाविक तंत्र का उद्देश्य, अच्छा यह इसरो का कितना 100वां प्रक्षेपण था NVS-02। नाविक तंत्र का उद्देश्य भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ लगभग 1500 किलोमीटर की परिधि में आगे के क्षेत्रों में सटीक पोजीशनिंग, नेविगेशन, टाइमिंग की जानकारी देना है। इसे अमेरिका के GPS ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, चीन के बाइडू या बेइडू, यूरोप के गैलीलियो और रूस के ग्लोनास का जवाब कहा जा सकता है। एक समय था कारगिल में जब हम लोगों ने अमेरिका से रिक्वेस्ट किया था कि हम लोग को GPS की अनुमति दीजिए, हमें वहाँ ज़रूरत है पोजीशनिंग की, तो अमेरिका ने रिफ्यूज़ कर दिया था, हमें GPS नहीं दिया था, यानी उसकी अनुमति नहीं दी थी वहाँ पर। तो अब भारत ने अपना खुद ही नाविक बना लिया है। किस देश में जो पोजीशनिंग सिस्टम है वो उसका क्या नाम है? तो अमेरिका में GPS जो है वो अमेरिका का है, बेडू जो है वो चीन का है, गैलीलियो यूरोप का और ग्लोनास जो है वो रसिया का है। नाविक का फुल फॉर्म क्या है? नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशंस। नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशंस, NAVIC। इसका पुराना नाम था IRNSS। कहीं कहीं पर आप इस नाम को भी सुनिएगा। इसका पूरा नाम है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो इस तरह से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो भी था वो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य देखेंगे इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव से।
2024-25 में देश की राष्ट्रीय आय के संबंध में एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के पहले अग्रिम अनुमान जीडीपी में 6.4% वृद्धि का अनुमान लगाया गया है और यह पहले के 4 वर्षों में सबसे कम है। 23-24 और 24-25 की राष्ट्रीय आय संबंधित प्रमुख आंकड़े यहाँ पर दिए हुए हैं। आप लोग का काम है इसको आप लोग अच्छे से देख करके याद कर लेंगे। इसमें कि ये इंपॉर्टेंट है प्रति व्यक्ति आय। उसके बाद इसमें भी सारी चीज़ें दी हुई हैं कि प्राइमरी सेक्टर में 23-24 के अंतिम अनुमान क्या है और जनवरी के पहले अग्रिम अनुमान क्या है। तो ये सब डेटा है, ये सब आप लोग निश्चित रूप से देख करके इसको याद कर लीजिएगा। ये आपके लिए एक जगह कर दिया गया है। अब हम लोग इस पर देखते हैं भारत के विदेशी व्यापार, वस्तुगत व्यापार और सेवा व्यापार। तो अब इसमें ट्रेड जो है अरब डॉलर में हुआ है, तो सर्विस का ट्रेड कितना हुआ है, मर्चेंडाइज का ट्रेड कितना हुआ है, यानी वस्तुगत व्यापार कितना है और सेवा का व्यापार कितना है, और वस्तु और सेवा दोनों का व्यापार कितना है। इसके डेटा आंकड़े यहाँ दिए हुए हैं, देख सकते हैं निगेटिव में है, यानी कि हम लोग लॉस में ही चल रहे हैं, जबकि सेवा में हम लोग पॉजिटिव हैं, इतने अरब डॉलर पॉजिटिव में है। और जब दोनों को मर्ज कर दिया जाए सेवा और मर्चेंडाइज को, तो भी हम लोग क्या हो जाएंगे, निगेटिव में हो जाएंगे। यानी हम लोगों ने सेवा का व्यापार तो बहुत अच्छा किया हुआ है, लेकिन मर्चेंडाइज या वस्तुओं का जो व्यापार है वो उसका निर्यात ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, आयात ही बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इससे ट्रेड बैलेंस हम लोगों का प्रभावित हो रहा है। तो ये डेटा आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, इस पर पढ़ लीजिएगा आप लोग। देश में 2024 के दौरान नवीकरणीय विद्युत स्थापित क्षमता में 15.84% की वृद्धि हुई है। टोटल कितना हो गया, 209.44 गीगावाट की क्षमता स्थापित हो गई है। किसमें, नवीकरणीय विद्युत में। 2030 तक इसको 500 गीगावाट क्षमता करने का लक्ष्य है। सितंबर 2024 के अंत में भारत पर कुल बाह्य ऋण 711.8 अरब डॉलर का था। उड़ीसा आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 34वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली, वेस्ट बंगाल इस योजना में अभी तक शामिल नहीं हुए हैं। अब चूंकि वहाँ बीजेपी की सरकार बन गई है तो हो सकता है वो हो। आइए हम लोग नवीनतम सामान्य ज्ञान देखते हैं। कुछ ऐसा एब्रिविएशंस है, शब्द संक्षेप है, उसके बारे में समझ लेते हैं। CCPA सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी कहा जाता है इसको। यह उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार प्रथाओं तथा झूठे और भ्रामक विज्ञापनों को विनियमित यानी रेगुलेट करने के लिए प्राधिकरण है। इसकी स्थापना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत 2020 में की गई थी। अगेन CCPA सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। नियुक्तियां, अपॉइंटमेंट देखते हैं क्या क्या हुआ है। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस के विनोद चंद्रन, अब ये सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन गए हैं। अंतरिक्ष विभाग के सचिव, अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष और इसरो के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर वी नारायणन को। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक बनाए गए हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ये अपॉइंटमेंट्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ। अंतरिक्ष विभाग के सचिव, अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष और इसरो के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर वी नारायणन। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक बनाए गए हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। पुरस्कार की बात करते हैं या सम्मान की। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 और साहसिक पुरस्कार 2023। पहला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024। किसको किसको दिया गया है, गुकेश डी को शतरंज के लिए, हरमनप्रीत सिंह को हॉकी के लिए, प्रवीण कुमार को पैरा एथलेटिक्स के लिए, मनु भाकर को निशानेबाजी के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। मैं रिपीट कर देता हूँ। गुकेश डी को शतरंज के लिए, हरमनप्रीत सिंह को हॉकी के लिए, प्रवीण कुमार को पैरा एथलेटिक्स के लिए और मनु भाकर को निशानेबाजी के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार 2024 32 खिलाड़ियों को दिया गया है। सभी का नाम लिखना तो यहाँ मुझे ठीक नहीं लगा, आप लोग अगर नाम जानना चाहें तो गूगल कर लेंगे, आराम से मिल जाएगा। 82वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 भारत की पायल कपाड़िया की फिल्म, यानी इसको निर्देशन किया गया था पायल कपाड़िया के द्वारा, ऑल वी इमेजिन एज लाइट।
इनको 2 पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। हालांकि ये कुछ जीत नहीं पाई थी, लेकिन नॉमिनेशन हुआ था। किसकी थी? पायल कपाड़िया की फिल्म थी। इसका मतलब ये क्या है? इसकी डायरेक्टर, निर्देशन किया था इन्होंने। फिल्म का नाम था ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ठीक है, ये ऑस्कर में नॉमिनेट हुई थी, बस इतना याद रखना है। अब गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में, ये मैं किसकी बात कर रहा था? 2 पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब की बात कर रहा हूँ। ठीक है, गोल्डन ग्लोब की। इसमें किसको पुरस्कार दिया गया? देखिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है ड्रामा कैटेगरी में द ब्रूटलिस्ट थी। इसके डायरेक्टर ब्रेंडी कॉर्बेट थे। म्यूजिकल या कॉमेडी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी अमीलिया परेज। इसके डायरेक्टर जैक्वस ऑडियार्ड थे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें ड्रामा श्रेणी में एड्रियन ब्रॉडी है, और इनकी फिल्म थी द ब्रूटलिस्ट। यानी कि फिल्म वही है, यहाँ पर जो द ब्रूटलिस्ट फिल्म है, इसी के अभिनेता को, एड्रियन ब्रॉडी को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा श्रेणी में पुरस्कार मिला है। म्यूजिकल श्रेणी या कॉमेडी श्रेणी की बात करें सेबेस्टियन स्टेव, इनकी फिल्म थी ए डिफरेंट मैन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें फर्नांडा टोरेस, इनकी फिल्म थी आई एम स्टिल हियर। और म्यूजिकल सेक्शन में अगर बात करें तो डेमी मूरे, और इनकी फिल्म थी द सबस्टांस। चलिए मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ड्रामा कैटेगरी में द ब्रूटलिस्ट को दिया गया, जिसके डायरेक्टर ब्रेंडी कॉर्बेट थे। म्यूजिकल श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार एमिलिया परेज को दिया गया, इसके डायरेक्टर जैक्वस ऑडियार्ड थे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा श्रेणी में एड्रियन ब्रॉडी थे, जिनकी फिल्म थी द ब्रूटलिस्ट। म्यूजिकल या कॉमेडी श्रेणी में सेबेस्टियन स्टेन को यह पुरस्कार दिया गया सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का, और किस फिल्म के लिए मिला था? अ डिफरेंट मैन के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात की जाए तो ड्रामा श्रेणी में फर्नांडा टोरेस, और इनकी जो फिल्म थी वो थी आई एम स्टिल हियर। इसके लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ड्रामा श्रेणी में पुरस्कार दिया गया था। म्यूजिकल श्रेणी की बात करें डेमी मूरे, ये द सबस्टांस के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया। अगर सर्वश्रेष्ठ नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म के पुरस्कार की बात करें तो फ्रांस की फिल्म एमिलिया परेज को दिया गया। यानी फ्रांस की फिल्म के लिए एमिलिया परेज को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार द ब्रूटलिस्ट फिल्म के निर्देशक ब्रेडी कॉर्बेट को दिया गया। तो ये याद रखिएगा, द ब्रूटलिस्ट जो है कई बार आ रहा है। द ब्रूटलिस्ट यहाँ भी आया, द ब्रूटलिस्ट यहाँ भी आया, और द ब्रूटलिस्ट यहाँ भी आया। तो ये अमेलिया परेज जो थी, ये फिल्म है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म को म्यूजिकल कैटेगरी में इसको अवार्ड मिला है, और यह एक नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म थी, यह भी याद रखिएगा। अब पद्म पुरस्कार की, अब पद्म अलंकरण 2025 की बात करते हैं। कुल पद्म अलंकरण जो दिए गए वो 139 थे। पद्म विभूषण इसमें 7 थे। बिहार से शारदा सिन्हा को मरणोपरांत दिया गया। पद्म भूषण जो थे वो 19 थे। बिहार में सुशील कुमार मोदी जी को मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया। और पद्मश्री की संख्या 113। तो 113, 19 और 7, टोटल 139 पद्म अलंकरण दिए गए थे। अब एक चीज़ में ध्यान रखिएगा, बिहार इम्पोर्टेंटली मैंने लिख दिया है, बिहार से शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया था, जबकि सुशील कुमार मोदी जी को पद्म भूषण दिया गया था, और दोनों ही को मरणोपरांत दिया गया है। तो कुल पद्म अलंकरण 139 हो गए, पद्म विभूषण 7, पद्म भूषण 19 और पद्मश्री 113। बिहार से भीम सिंह भावेश, पद्मश्री की बात है, भीम सिंह भावेश, हेमंत कुमार, किशोर कुणाल, श्रीमती निर्मला देवी, विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज। कार्य देख लीजिए, भीम सिंह भावेश को सामाजिक कार्य के लिए, हेमंत कुमार को चिकित्सा के लिए, किशोर कुणाल को सिविल सेवा के लिए, श्रीमती निर्मला देवी को कला के क्षेत्र में, विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज को अन्य अध्यात्मवाद के क्षेत्र में। किशोर कुणाल को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है, या इससे अलंकृत किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद
के पुरस्कार 2024 में देखते हैं किसे क्या दिया गया। वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर की गैरी सोबर्स ट्रॉफी और सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का पुरस्कार जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। यह भारत के 5वें खिलाड़ी हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया। वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर की गैरी सोबर्स ट्रॉफी और सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर दोनों ही का पुरस्कार जसप्रीत बुमराह को दिया गया है और यह भारत के 5वें ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का पुरस्कार अर्शदीप सिंह को दिया गया। ये भारत के हैं। महिला क्रिकेटरों में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ वनडे इंटरनेशनल यानी वनडे ODI प्लेयर का पुरस्कार स्मृति मंधाना को दिया गया। महिला क्रिकेटर में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ ODI प्लेयर का पुरस्कार। महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर राशेल हे हुई फ्लिंट ट्रॉफी के लिए अमेलिया केर न्यूजीलैंड की सर्वश्रेष्ठ T20 इंटरनेशनल महिला खिलाड़ी को दिया गया। तो याद रखिएगा, महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर रासेल हे हुई फ्लिंट ट्रॉफी के लिए अमेलिया केर को, जो न्यूजीलैंड की है, इनको दिया गया और सर्वश्रेष्ठ T20 इंटरनेशनल महिला खिलाड़ी भी इन्हीं को चुना गया है, अमेलिया केर को ही। कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ। महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर रासेल हे हुई फ्लिंट ट्रॉफी के लिए अमेलिया केर को चुना गया, जो न्यूजीलैंड की रहने वाली है। सर्वश्रेष्ठ T20 इंटरनेशनल महिला खिलाड़ी भी अमेलिया केर को ही चुना गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 ये दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र हैदराबाद को, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैदराबाद। भारतीय उद्योग परिसंघ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसके पूर्व महानिदेशक तरुण दास को सिंगापुर के सर्वोच्च सम्मान से राष्ट्रपति सन्मुख रत्नम ने सम्मानित किया है। इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब कुछ ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनका निधन हो गया है उसके बारे में जान लेते हैं। जिमी कार्टर, नोबेल शांति पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया था। ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, जो 39वें राष्ट्रपति थे। इनका जन्म 100 वर्ष की आयु इनकी निधन जो है इनका 100 वर्ष की आयु में 29 दिसंबर 2024 को वाशिंगटन में हो गया। ये कौन थे? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति थे, जिमी कार्टर। 100 वर्ष की आयु में 29 दिसंबर 2024 को वाशिंगटन में इनका निधन हो गया। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनको नोबेल का शांति पुरस्कार भी दिया गया था और ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति भी थे। कौन से क्रम के थे? 39वें राष्ट्रपति थे। डेनिस ला, स्कॉटलैंड के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी डेनिस ला का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध मैनचेस्टर यूनाइटेड से था। द किंग, द लॉमेन की इनको उपाधि दी गई थी। बैलन डियोर पुरस्कार जीतने वाले स्कॉटलैंड के यह एकमात्र खिलाड़ी थे। कौन? डेनिस ला। अगर सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइए, फिर नेक्स्ट मंथ भी इसका सेशन जरूर लाया जाएगा। जैसे इस बार आप लोग को अभी ये मार्च का चल रहा है तो इसके बाद फिर अप्रैल का, इस तरह से करके फिर आगे ऐड करते जाइएगा। एक वर्ष का आपका फिर प्रतियोगितापन का करंट अफेयर्स एक जगह हो जाएगा। ओसामू सुजुकी, जापान के ऑटोमोबाइल क्षेत्र के प्रसिद्ध उद्यमी का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अब मारुति सुजुकी सुनते हैं नाम, तो भारत सरकार के द्वारा 2014 में पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था और 2025 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया है। नाम याद रखिएगा, ओसामू सुजुकी। ओसामू सुजुकी। डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम, प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। 1990 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के ये निर्देशक रहे। 2001 से 18 तक भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार थे। 1975 में इन्हें पद्मश्री और 1999 में इन्हें पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया था। डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम। आप लोग पेन पेपर लेके इसको नोट भी करते रहिएगा। वर्ष दिवस सप्ताह के बारे में जानते हैं कुछ। रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। रक्षा मंत्रालय ने 2025 को
ईयर ऑफ रिफॉर्म्स का वर्ष घोषित किया है? डिफेंस मिनिस्ट्री, इंग्लिश वालों के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री। ये डेट है कुछ। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि है। 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है, जो कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन था। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है भारत में। 21 जनवरी को त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर की स्थापना दिवस है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर मनाया जाता है। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को हिमाचल दिवस। 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भारत में। 26 जनवरी को ही ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी 26 जनवरी को ही मनाया जाता है। 27 जनवरी को होलोकॉस्ट के शिकार लोगों की स्मृति में संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। होलोकॉस्ट से आप क्या समझते हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। कुछ पुस्तकें और उसके लेखक। हु डेयर्स विंस, ये लिखा गया है। हु डेयर्स विंस अ सोल्जर्स मेमोयर, ये लिखा गया है लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी के द्वारा। लिव वाइल यू आर अलाइव, ये शिव खेड़ा की पुस्तक है। वाइल्ड फिक्शंस एसेज, यह अमिताभ घोष की पुस्तक है। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स, अरुण शौरी की किताब है। इसमें ये और ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, बाकी चारों याद रखिएगा। कुछ फेस्टिवल्स के बारे में जान लीजिए। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 में हुआ। इसका आयोजन 4 से 9 जनवरी 2025 को दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया। ग्रामीण भारत की उद्यमशीलता की भावना और सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया गया। इसका थीम था बिल्डिंग अ रेजिलिएंट रूरल इंडिया फॉर अ विकसित भारत 2047, यानी विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण। इसका आदर्श वाक्य या मोटो गांव बढ़े तो देश बढ़े था। कुछ मिसलेनियस चीजें देख लेते हैं। मिशन मौसम, तो मिशन मौसम जो है देश को मौसम के प्रति तैयार और जलवायु के प्रति स्मार्ट राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया है। इसको इंग्लिश में कहेंगे वेदर रेडी एंड क्लाइमेट स्मार्ट, मौसम के प्रति तैयार और जलवायु के प्रति स्मार्ट बनाने के उद्देश्य से। किसके द्वारा? पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? भारत मंडपम में 14 जनवरी 2025 को। इसका काम क्या है? मौसम प्रबंधन की रणनीति को बनाने में सहायता प्रदान करेगा। मिशन मौसम। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025, इसका आयोजन 17 से 22 जनवरी 2025 को किया गया। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में, भारत मंडपम जिसको नाम दिया गया है, वहाँ पर किया गया। 23वां दिव्य कला मेला वडोदरा में संपन्न हुआ। अमेरिका में जॉर्जिया के बाद अब ओहियो में भी अक्टूबर माह हिंदू विरासत माह के रूप में मनाया जाएगा। पहले जॉर्जिया मनाया जाता था, अब जो है ओहियो में भी मनाया जाएगा। फ्रांसीसी नौसेना का ला परेस बहुराष्ट्रीय संयुक्त युद्धाभ्यास जो है 2025 ये संपन्न हुआ। भारतीय नौसेना की इसमें भागीदारी रही। यह चौथा संस्करण था, 2 वर्ष पर होता है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच मलक्का, सुंडा और लंबोक स्टेट में 16 से 24 जनवरी 2025 संपन्न किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों का संयुक्त अभ्यास डेविल स्ट्राइक 16 से 19 जनवरी 2025 को संपन्न हुआ। जेद्दा में निर्माणाधीन जेद्दा टावर है, आने वाले वर्षों में विश्व की सबसे ऊंची इमारत ये हो जाएगी। अभी वर्तमान में विश्व की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है। इसकी हाइट जो है 2717 फीट या 828 मीटर है। थैंक यू आप लोगों का, आप लोग लास्ट तक जो बने रहे। और ये सीरीज आप लोग कैसा लगा इसको कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोई एडवाइस अगर आप लोग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस तरह के
अन्य किस टॉपिक पे आप लोग वीडियो चाहते हैं उसको भी कमेंट करके बताइए, तो हम लोग उस पर वीडियो बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। करंट अफेयर्स मार्च मंथ का, मार्च 2025 प्रतियोगिता दर्पण का हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अप्रैल 2025 की करंट अफेयर्स को लेकर हम लोग आपके सामने प्रस्तुत होंगे। मीनवाइल जो इम्पोर्टेंट कुछ अगर कोई सेक्शन लगेगा तो उसको भी, उसके ऊपर भी हम लोग जरूर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।